हेलो बच्चों, आप अपने इस चैनल फिजिक्स बैटल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। हेलो बच्चों, मैं आशु कुमार तिवारी आप सभी का इस नवजात यूट्यूब चैनल फिजिक्स बैटल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका भरपूर प्रेम और स्नेह इस चैनल को मिलेगा। आई एम प्रेजेंट हियर with my lecture number 1 on physics class 12 electrostatics. A very first chapter of electrostatics is electric charge and its field. अर्थात आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कक्षा 12 के स्थिर वैद्युतिकी यूनिट के वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिसिटी समझें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। आइए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस सीटी। Electron plus CT, electrons and protons are the elementary particles and charge is carried by these elementary particles. Means हम कह सकते हैं कि electrons and protons are the carrier of charge। मतलब कि चार्ज ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अगर ट्रांसफर करता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रॉन अपने कंधे पर चार्ज को बिठाकर ले जाता है। तो चार्ज वाहक का काम करता है। चार्ज किसका वाहक है? तो सॉरी, इलेक्ट्रॉन किसका वाहक है? चार्ज का वाहक है, आवेश का वाहक है। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्लस सीटी। तो सीटी का मतलब होता है शहर, और शहर एक आदमी से नहीं बनता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सीटी मीन्स होता है शहर। तो हम लोग कहां प्रवेश कर रहे हैं? हम लोग वी आर एंटरिंग इन द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम सभी इलेक्ट्रॉन की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब इलेक्ट्रॉन की दुनिया में जब हम प्रवेश करेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन किन किन रूपों में होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे मूव करता है, कब इलेक्ट्रॉन शैतानी हरकतें दिखाता है। इन सारी विषयों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बेटा कहते हैं चार्ज, एंड दिस इज सिटी मीन्स हो जाता है ग्रुप। मीन्स चार्ज इज द इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज, यानी इसको हम लोग बोलेंगे बेटा स्टडी ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, चार्ज के बारे में। हाँ, उसी चार्ज की मैं बात कर रहा हूं जैसे आप लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, खुद खाना खा करके चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो बात इलेक्ट्रिसिटी की हो गई। इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज। हाउ डू दे इंटरेक्ट ईच अदर, यदि एक दूसरे को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बेटा ये हो गया स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड अ वार्म वेलकम इन द सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी बड़े इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में स्वागत है। Electricity is classified in two categories on the basis of the movement of charge, flow of electron. Okay, so first one is electrostatics, and second one is electrodynamics. Electrostatics is also known as static electricity.
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रही है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम बोलते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर इट। इसमें हम लोग मैक्सिमम बात करते हैं बेटा किसकी? इंसुलेटर। इंसुलेटर की बात करते हैं। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इंसुलेटर, या फिर इंसुलेटर का नाम दूसरा भी होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस या फिर मटेरियल, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं या फिर करंट उसमें फ्लो नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? करंट नहीं होता है उसमें। अब यहां पर हम बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं बेटा कंडक्टर की। किसकी बात करते हैं? कंडक्टर की। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत कंडक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग इंसुलेटर को कहते हैं। तो हम लोग इसको कह सकते हैं बेटा इंसुलेटर फिजिक्स, इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी, और ये इसको बोल सकते हैं हम लोग किसके लिए? कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंसुलेटर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करें कि इसको भी और दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बेटा? इट इज आल्सो क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं बेटा, और इसको EMW बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यस, लाइट is propagated as the electromagnetic waves. Sound is propagated as the matter waves. Okay? तो लाइट एक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। यही वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन शैतानी हरकतें दिखाता है। ठीक है, तो हम बताएंगे आपको जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम एक एक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। Now we are going to study deep study of these terminologies. तो आइए, चार्ज से हम लोग युद्ध करेंगे, चार्ज से हमारी लड़ाई होगी, आमने सामने होगा, युद्ध भूमि में हम भी आएंगे, चार्ज भी आएगा, देखते हैं कौन जीतता है। फिजिक्स से आप प्यार कीजिए, फिजिक्स से आप लव कीजिए, फिजिक्स को आप अपना दिल दीजिए। 100% श्योर है कि फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना दिल किसी को दें जो उसका महत्व ना समझ सके। आप अपना दिल फिजिक्स को दीजिए, जरूर फिजिक्स आपका साथ देगा, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर यदि आपका साथ दे रहा है तो दुनिया में किसी की जरूरत नहीं कि आपका साथ दे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Electrostatics is also known as electrostatics, also known as static electricity. Okay, static electricity. Static electricity को डिफाइन कैसे करेंगे? ये क्या है? किस पक्षी का नाम है? Static electricity means, static means होता है बेटा रेस्ट। This is the terminology which is derived from two words electro plus statics. इलेक्ट्रो मीन्स होता है बेटा चार्ज। देखिए बेटा यहां पर क्या किया है? एन को हम लोग साइलेंट कर दिए। इसको क्या, किसके लिए? मुख सुख के लिए, यानी कि आसान लगे। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं 50, तो 50 उसमें जब ऊन लगाते हैं तो एक कम हो जाता है। जब 30 में 29 करेंगे तो एक कम हो जाएगा, 30 - 1 बराबर 29। 50 करते तो ऊन प्लस 50, ऊन अब उसमें जोड़ेंगे तो 49 हम लोग बोलते हैं, एक कम 50 से। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प को हम अगर बोलेंगे तो लंबा समय खींच जाएगा। जैसे मंडे बोलते हैं हम लोग, होता तो मून डे है, मून MOON। बात समझ में आ रही? तो अब यहां से देखिए, चार्ज प्लस स्टैटिक्स मींस होता है बेटा एट रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज the study of charges, या फिर चार्जेस एट रेस्ट लिख लीजिए, यानी स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस यानी चार्जेस एट रेस्ट।
चार्जेस एट रेस्ट। ओके, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस और चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, यानी ऐसे आवेश जो विराम की स्थिति में हैं। बात समझ में आ रही है, जिससे आपको कोई हानि नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। याद रखिएगा, एक और भी चीज हम बता दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता दें कि यह तो एक है ही, ठीक है, लेकिन ये केवल इसी की स्टडी नहीं होती है। स्टैटिक चार्जेस आइदर स्टैटिक चार्जेस कर देते हैं, आइदर स्टैटिक चार्जेस आर क्वाजी स्टैटिक चार्जेस, क्वाजी स्टैटिक चार्जेस। मतलब क्या है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ आइदर स्टैटिक चार्जेस मीन्स चार्जेस एट रेस्ट और क्वाजी स्टैटिक चार्जेस। आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ गए कि चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन क्वाजी स्टैटिक चार्ज का मतलब सब क्या समझते हैं? यस माय सन, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीमी गति से होती है यह प्रक्रिया। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये वेरी स्लो प्रोसेस क्या होती है। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन द नेचर ऑफ द वेरी स्लो प्रोसेस। फर्स्ट एग्जांपल, जब हम घड़ी के घंटे वाली सुई को ऑब्जर्व करते हैं, जब हम घड़ी के घंटे वाली सुई के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या आप पाएंगे कि वो क्या है, ऐसा लगता है इट सीम्स दैट वो रुका हुआ है, वो क्या है, स्टॉप है, वो रुका है, वो क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। मूव अगर नहीं करती तो 12 कैसे बजता, 12 के बाद 1 कैसे, 1 कैसे बजता, 2 कैसे बजता? तो वो क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। यानी कहने का सीधा सीधा यहां तात्पर्य है कि we will not be able to observe the movement of the clock, movement of the hour hand, because it is the very slow process। इसकी जो मूवमेंट होती है इतनी स्लो होती है कि जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फिफ्थ लॉ। आपने 4 नियम पढ़े होंगे, जीरोथ लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये 4 लॉ होते हैं। लेकिन 5वां भी नियम आप जान लीजिए कि होल वर्ल्ड गोज इन द माउथ ऑफ डेथ, पूरी दुनिया मौत के मुंह में जा रही है। कैसे भाई? तो ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द आइस। यानी आइस क्या हो रहा है, जो ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ द हिमालय धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, पिघल रहा है। भाई आप ऐसा तो नहीं है कि आप रात में सोए और सुबह मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन करके तैरने लगे, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, ऐसा नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे हिमालय क्या हो रहा है बेटा, पिघल रहा है। इतनी स्लो प्रोसेस है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम ले लें कि जब सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज की है तो पूरी दुनिया चौंक गई, पूरे साइंटिस्ट जगत में उन्होंने क्या किया, एक भारत का गौरव स्थापित कर दिए। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ की खोज करके बताया कि प्लांट्स आल्सो ग्रोथ एंड फिल, ब्रीथ एंड फिल, यानी पौधे भी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं, यानी पौधे भी ग्रोथ करते हैं विद स्टिमुली, बट वी विल नॉट बी एबल टू सी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, वी विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स बिकॉज इट इज द वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो होती है बेटा, जिसके कारण हम उसको क्या कर पाते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं बेटा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई के मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम लोग, उसी तरीके से यहां पर भी चार्ज का जब ट्रांसफर होता है, चार्ज का जब फ्लो होता है, वहां पर होता है फ्लो, लेकिन हम उसके मोशन को ऑब्जर्व, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व, उसके स्पीड को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन है कि बड़ी ही स्लो, बड़ी ही धीमी गति से वो घूमता है, बड़ी ही धीमी गति से वो ट्रांसफर होता है। बेटा बात समझ में आया? तो क्वाजी स्टैटिक का मतलब होता है बेटा वेरी स्लो मूविंग चार्ज, वेरी स्लो मूविंग चार्ज। बात समझ में आ गया? यानी कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस और क्वाजी स्टैटिक चार्जेस मींस वेरी स्लो मूविंग चार्ज। इतना स्लो होता है बेटा कि इसमें करंट का अपोज होता है। भाई करंट कहां से क्रिएट होगा? जब तक उसमें थोड़ी सी अपनी शैतानी हरकतें नहीं दिखाएगा इलेक्ट्रॉन, तब तक तो करंट उत्पन्न नहीं होगा। तो भाई अब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से तो करंट क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। वहां पर जो करंट बहुत ही इतना कम मात्रा में, इतना उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी कि आप उसको फील ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि क्रिएट तो होगा लेकिन बहुत ही कम होगा। बात समझ में आ रही है? नेग्लिजिबल उसको ले लेते हैं बेटा। तो यहां पर चूंकि वेरी स्लो मूविंग हो रहा है, तो अब आप सोचिए यहां पर करंट का क्या होता है? अपोज होता है। तो दैट अपोज्ड टू द करंट, दैट अपोज्ड टू द, इसी में हम बढ़ाते जा रहे हैं बेटा ताकि आपको क्लियर होगा, अपोज्ड टू द करंट। बात समझ में आ गया? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द study of either static charges at rest or quasi-static charges very slow moving that opposed to the current. Okay? हाँ, एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं इसको, कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बस आपको फिजिक्स से अपना दिल लगाने की जरूरत है। जमाने से क्या दिल लगा बैठे हो? आप अपना दिल फिजिक्स के साथ लगाइए, मजा आ जाएगा। आइए अब इसी चीज को हम थोड़ा सा अलग ढंग से समझने का प्रयास करें। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस यानी चार्जेस एट रेस्ट, स्टैटिक चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब कहोगे सर जी क्या ये सब दिखाने लगे आप, आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई केवल प्रोड्यूस करता है, यानी कि यदि चार्ज की वेलोसिटी जो होगा यदि जीरो है, जीरो नियरली भी जीरो हो सकता है नियरली जीरो माने बहुत स्लो मूव करे, जिसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लिजिबल कर सकते हैं। या तो v होगा जीरो या फिर v की वैल्यू नेग्लिजिबल कर देंगे। क्या कर देंगे? नेग्लिजिबल माने बहुत ही कम। तो इस स्थिति में बेटा याद रखिएगा, केवल चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गया? यानी ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप बताएंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो यहां से एक चीज और निकल के आ रहा है कि स्टैटिक चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन याद रखिएगा, यू हैव टू रिमेंबर इट ना, अभी तक बाबा समाप्त अभी नहीं हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी किस में होता है बेटा? इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझाने का है, बता देते हैं हम थोड़ा सा। आइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? अब इक्विलिब्रियम क्यों कह रहे हैं सर जी? भाई अच्छा एक बात बताओ, आप सोचो लो, किस बात पे सोचे? अरे सोचो ना, देखो आपके एक हाथ में इधर हॉट बॉडी है, इधर दूसरे हाथ में आपके कोल्ड बॉडी है ना? ठीक है। अब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से हमने दूर रखा है, अब इतना दूर रख दिया है कि बिल्कुल उदासीन न्यूट्रल हो गए हैं। भाई आप लोगों को हम दूर नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जब हम करीब लाएंगे इसको, तो क्या होगा? जब एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में ये आएंगे तो हीट का एनर्जी का ट्रांसफर होगा। अब हीट एनर्जी कहां से? जिसके पास हॉटनेस ज्यादा है, जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा है, उधर से कहां होगा? जिसके पास लो टेम्परेचर है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्या है, कप में आपने चाय लिया है, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री भी बता ही देते हैं, आइए थोड़ा सा मजा ही आ जाए, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है ना, हमको लगता है सारे सब्जेक्ट का राजा है। बात समझ में आ रही ना? यहां पर कप में आपने चाय लिया है, चाय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। यहां आप जम्मू कश्मीर में आ गए हैं, जब जम्मू कश्मीर में आएंगे यहां का टेम्परेचर चूंकि ठंडा का मौसम है 2 डिग्री सेल्सियस है। यहां पे आ गए हैं आप अपने बलिया में, बलिया का नाम जरूर आना चाहिए।
आप बलिया में आ गए, यहाँ का टेम्परेचर है मान लीजिए कि 55 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? अब एक बात सोचिए, इसमें चाय आपने लिया है, क्या लिया है आपने? चाय लिया है। अब एक बात सोचिए आप तो, जब इस कप को हम यहां ले जाएंगे, इस कप को हम कश्मीर में लेकर के आते हैं, तो यहां पर हीट एनर्जी का ट्रांसफर किधर होगा, किस साइड में होगा? तो यहां से सिस्टम से यानी कप से बाहर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यहां 10 है, यहां पर 2 है, तो बराबर करने के लिए निकलेगा ना, ठीक है, तो बाहर निकलेगा। लेकिन जब इसी को कहां लेकर के जाते हैं हम, बलिया में लेके आते हैं, तो चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, देख भी रहे हैं आप, तो यहां पर लेके आएंगे तो ये टेम्परेचर कहां आएगा? कप में आएगा। देख रहे हैं ना? तो हमेशा देख रहे हैं कि हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर से लो डिग्री ऑफ टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर का फ्लो हो रहा है, यानी हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तो कब तक होता रहता है ये प्रोसेस बेटा? ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में न आ जाए, यानी कि वो हीट देगा। कब तक देगा? जब तक कि दोनों का हीट एनर्जी बराबर ना हो जाए, ठीक है ना, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वहां पर हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और वो जो पोजीशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो वहां थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है इक्विलिब्रियम में हो जाता है। देखिए कैसे, अब ये देखिए, अब थोड़ा सा, हाँ ये कैसे होता है ये भी बताएंगे, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। ये वाला जो देख रहे हैं आप, जो बाहर निकल रहा है इस सिस्टम से, ये एक्सोथर्मिक होगी, कोई हीट रिलीज हो रहा है ना, हीट रिलीज हो रहा है। और जब हीट रिलीज होता है तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी चीज मैं बता ही दे रहा हूं आज, केमिस्ट्री का भी आधे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर थर्मोडायनेमिक्स करा दे रहा हूं, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही मस्ट होता है। तो जब हीट रिलीज होता है, एक हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव में देते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। जब हीट रिलीज होता है तो उसको पॉजिटिव साइन के साथ देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हीट बाहर रिलीज हुआ है, ठीक है ना, तो बाहर रिलीज होगा, मान लीजिए जितना भी रिलीज होगा उसको पॉजिटिव साइन के साथ, जितना नेगेटिव साइन के साथ जो एब्जॉर्ब होगा। बात समझ में आ रही है? तो आइए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसी तरीके से जब हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि when we rub a silk or glass rod with a silk cloth, तो glass rod acquires पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव निगेटिव के बारे में हम बात करेंगे, डोंट वरी। हम जानते हैं कि आप लोगों के दिमाग में उथल पुथल चल रहा है, ठीक है, तो इतनी छोटी स्क्रीन पे हम कैसे पढ़ पाए, हम जानते हैं ये सारी चीजें, कन्वर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग रेज सब आपके दिमाग में आ रहे होंगे 10 में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो। पॉजिटिव चार्ज ये क्या होगा ना, व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क, ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड, याद रखिएगा, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज is acquired by silk cloth। मतलब कि अगर ये मान लीजिए कि आपके पास ग्लास रॉड है और ये आपके पास ये कोई सिल्क क्लॉथ है, तो जितना ये देखो होगा क्या, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि जब हम ग्लास रॉड को इसके संपर्क में लाए हैं, ठीक है, जब तक आइसोलेट था तो कोई ट्रांसफरिंग नहीं होता था, तो तनहा था, क्वारंटाइन था, अलग अलग था। तो जब हम इसको क्या कर दिए, इसके साथ जब इसके संपर्क में लाए तो तुरंत इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा। कैसे ट्रांसफर होने लगा? तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, यानी कि ग्लास रॉड से कहां जाने लगा? सिल्क में। तो इसका मतलब ये कि ग्लास रॉड सिल्क रॉड को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, तो 3 ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ट्रांसफर किया, तो 3 इस पर क्या आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज। अब इस स्थिति में आप ही देखिए कि क्या इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन इस पर भी, 3 इलेक्ट्रॉन इस पर भी, तो यहां पर यहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में होता है बेटा। जैसे इक्विलिब्रियम का मतलब हम बता दें आपको, जैसे मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब, जैसे मान लीजिए हम यहां खड़े हैं, अगर हमको इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं और कोई पीछे से 10 न्यूटन की पुल फोर्स लगा के
अपनी दिशा में पुल कर रहा है, तो एक इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। अब सोचिए इस दिशा में क्या होगा, इस स्थिति में बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, है कि नहीं बात? हाँ हाँ, अगर मान लीजिए पीछे वाला, अगर मान लीजिए कि धोखेबाज निकला तो क्या कर देगा, पीछे से 10 न्यूटन का बल लगा के पुश कर देगा, पुल लग करके पुश कर देगा, और जब पुश कर देगा तो भैया 10 10 20 हो जाएगा। अब 20 न्यूटन के फोर्स से हम आगे बढ़ेंगे, बात समझ में? तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट तय है। तो वहां पर क्या होता है, यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है तो उस स्थिति में हमारा क्या है, हम इक्विलिब्रियम में है। उसी तरीके से यह भी इक्विलिब्रियम में बना रहता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही तो ये लेगा बेचारा, अधिक तो मारपीट के छीन नहीं लेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, जरूर आपके दिमाग में प्रश्न उठते होंगे, हलचल उठ रहा होगा कि सर इस पे पॉजिटिव ही क्यों आया। जरूर इस पे चर्चा करेंगे, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, बस अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम बात करेंगे किसकी, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। याद रखिएगा, जो फोटोकॉपी वाली मशीन होता है, करंट आता है क्या उसमें? फोटोकॉपी वाली मशीन जो होती है, फोटोकॉपियर्स इज द परफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है। बात समझ में आ रही है? फोटोकॉपी वाली मशीन, फिर एक बार बोलते हैं, फोटोकॉपी वाली मशीन, ठीक है। अब एक बात हम बता दें आपको, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हेयर ले लीजिए, और हेयर ले लीजिए, और कम्ब ले लीजिए। तो हेयर और कम्ब की अगर बात करें, हेयर और कम्ब की बात करें अगर, तो देखिए होता क्या है कि जब हम कम्बिंग करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ कम्बिंग हेयर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन। तो हेयर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो सपोज हेयर पे कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए, 5। तो जब हेयर पे 5 पॉजिटिव चार्ज आ गए, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ट्रांसफर किया, तो इस पर भी कितने नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एक्वायर्ड बाय कम्ब। यानी कम्ब के द्वारा नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट में क्या कर दिया, एक्वायर किया जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वही तो प्रोसेस है। जैसे हम ऊल को अंबर से रगड़ते हैं बेटा, जैसे हम ऊल को किससे रगड़ेंगे, एवोनाइट से रगड़ेंगे, ऊल को सिल्क से रगड़ेंगे, ऊल को हम किसी भी चीज से, फर से रगड़े तो क्या होगा, ऊल को अगर मान लेते हैं हम लोग किससे, अंबर से रगड़ते हैं। पहला थेल्स ऑफ मिलेटस ने ही बताया था इसका कॉन्सेप्ट रगड़ करके, रबिंग वाला थेल्स ऑफ मिलेटस ने ही सबसे पहले चार्ज के कॉन्सेप्ट को दिया था। हम लोग क्या करते हैं, जब पेन से बचपन में हम लोग बड़ा खेला करते थे, वो बचपन की यादें आज भी आती हैं कि हम लोग जब ऐसे रगड़ करके किसी भी चीज को अट्रैक्ट कराते थे, छोटे छोटे पेज को, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता था। बड़ी मस्ती में हम लोग ये काम करते थे। क्लास में सर जी ये सामने पढ़ा रहे, लेकिन पीछे बैठ के हम यही काम करते थे, अपना सिर नीचे करके, अपना मुंडी नीचे करके। बात समझ में आ रही है? तो आज भी वो काम नहीं करना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। ऊल और अंबर, तो ऊल क्या करता है, when wool is rubbed with amber, तो wool acquires positive charge and same amount of negative charge is acquired by amber। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज ये देगा, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर उतना ये ले लेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बैलेंस बनी रहती है। तो यहां पर हम बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। बात समझ में आ रही है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रैपिडली चेंजिंग नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद, जस्ट बहुत सारी चीजों पे बात करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो शुरू हुई है। अब इसके बाद हम बता दें आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स फिलॉसफी है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देख लिए, सर आइजैक न्यूटन से लेकर के जितने भी साइंटिस्ट को देख लिए, वो बड़े बड़े फिलोसफर भी थे। फिजिक्स एक फिलॉसफी है, इसलिए हम भी अपनी फिलॉसफी दे रहे हैं अपनी, है कि नहीं बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे, सब पर देंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो दिस इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, इलेक्ट्रो प्लस करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स, ओके। और इलेक्ट्रो मींस बेटा होता है चार्ज, एंड डायनेमिक्स मींस इन मोशन, यानी चार्ज इन मोशन, मतलब जिसमें करंट प्रोड्यूस हो। तो करंट कहां प्रोड्यूस होता है बेटा, कंडक्टर में। कंडक्टर में क्यों करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शैतानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, यानी करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना अनिवार्य है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है।
तो यहां पर हम बात करें चार्जेस इन मोशन, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। आज जो मोशन में चार्ज होते हैं, जो मूविंग चार्ज होते हैं, मूविंग चार्ज, जिसके मूविंग चार्ज तो उसमें भी था, लेकिन जिसके हम स्पीड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मूविंग चार्जेस, चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस, मूविंग चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field, and magnetic field, either electric field or and magnetic field or only magnetic field। मतलब क्या है, मूविंग चार्ज जो है ऑलवेज प्रोड्यूस आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और ओनली मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक प्लस चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज का ये डायरेक्शन हो गया, इसका ये हो गया, और समान मैग्नीट्यूड में है, तो सीधे क्या हो जाए, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स 10 लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स 10 लगाया, तो भाई अलग अलग डायरेक्शन से लगाया, सेम डायरेक्शन तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए इसका यहाँ पे E1 है, इसका यहाँ पे E2 है, तो नेट निकालेंगे तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी E क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नेट। यहाँ पर मूविंग चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूस आइदर E एंड B एंड और ओनली B। B मींस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आइए, तो हम इसको और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज क्लियर दैट कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ रैपिडली चेंजिंग, देखिए वहां पे हमने कहा था रैपिडली चेंजिंग नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड में, रैपिडली चेंजिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड और ओनली मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो रैपिडली चेंजिंग, जिसके कारण क्या होता है, करंट क्रिएट होता है, और जब करंट हमको लगती है, हम गलती करते हैं, जान के अनजान से ही बनी जाला, बाद में वो हर दिशा में चोट खाला, तो हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, जाकर के नंगे वायर को, नेक्ड वायर को टच करते हैं, जिसके ऊपर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है, तो जब टच करते हैं तो हम भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। वो भी इलेक्ट्रॉन अपना रूप दिखाता है, जब उसके प्रभाव क्षेत्र में हम जाएंगे तो क्या रूप दिखाते हैं भैया, फिर गाना कौन सा गाते हैं, ओम जय वैद्युत धारा तुमको जो जर पाता स्वाहा हो जाता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर स्वाहा होना है, स्वधा से मिलने जाना है, स्वाहा बन करके स्वधा से मिलने जाना है, तो स्वाभाविक है आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपको अपने गले से लगा लीजिए। बात समझ में? एक नंगे वायर को आप नंगे तार पर अपने आप को हवाले कर दीजिए इलेक्ट्रॉनों को, तो देखिए क्या होता है उस स्थिति में, मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, एकदम बिल्कुल अंतिम संस्कार जो होता है ना 16 संस्कार में, वही मिलेगा सीधे, जो सत्य है, ठीक है। अब आइए, इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो हो गया, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, परमानेंट मैग्नेट्स अब कहां कहां बताएं, जनरेटर से लेकर के और मोटर, जनरेटर, टीवी, रेडियोज, कहां कहां हम बताएं आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स है अब इसके। परमानेंट स्पीकर्स, परमानेंट मैग्नेट्स, तो परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन स्पीकर्स, रेडियोज, टीवीज, है ना, जनरेटर, फिर उसके बाद आप मोटर, तो ये सारी चीजें मतलब कि परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये सब चीजें जो हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स हो गए। तो अब बताइए आप कि ये जो है किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन है। परमानेंट मैग्नेट्स जो है किस प्रिंसिपल पे होता है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे होता है, जो टीवी रेडियोज में प्रयोग किए जाते हैं। अब आइए, इसके जस्ट बाद हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया। अच्छा, एक चीज जान लीजिए थोड़ा सा और, चलिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टाइप्स को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आर आल्सो क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात करेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी मैग्नेटिज्म ने सीधे मोशन को दिखाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यूनिफॉर्म मींस सेम, यानी कांस्टेंट,
यूनिफॉर्म स्पीड आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट स्पीड। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स माने यूनिफॉर्म मीन्स होता है एक रूप, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो सब एक ही ड्रेस में रहते हैं, यूनि मीन्स एक और फॉर्म मीन्स रूप, ठीक है। यूनिफॉर्म माने होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, विच टाइप ऑफ चार्ज इज स्टडीड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चार्ज भी मूव कर रहा है, तो चार्ज किस रूप में मूव कर रहा है, यानी कि चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, यानी जब कांस्टेंट स्पीड से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब घूमेगा बेटा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, यानी एक समान गति करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर मतलब v की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो अगर इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसी स्थिति में बेटा ये या तो केवल E प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर केवल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करें थोड़ा सा, बस लास्ट टॉपिक है, शैतानी हरकत देख ले इलेक्ट्रॉन का कि किस प्रकार से ये शैतानी हरकत करता है। कभी कभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो 40 की स्पीड में चलाते हैं, आइडियल स्पीड 40 पे, हम यहां से घर से निकले 40 की स्पीड थी, बलिया भी गए 40 की स्पीड थी, बीच में भी कहीं काउंट किए तो वो भी 40 स्पीड थे, यानी मतलब हम एकदम बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम एक और भी होता है कि जब हम लोग क्या देख लेते हैं, भाई स्पष्ट बात कर रहे हैं, जब हम लोग क्या देख लेते हैं, तो जब हम रेड ग्रीन ब्लू देखते हैं ना, कलरफुल जब वर्ल्ड देख लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा, ठीक है, काली नीली पीली अगर दिख जाएगी ना, तो हम लोग वहां अपनी गाड़ी की स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक क्या करते हैं, एक्सेलरेटर को कभी कम करते हैं कभी बढ़ाते हैं, जब गिर जाते हैं तो क्या होता है, फिर बड़ा क्या महसूस करते हैं, आपको खुद जानते होंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, यानी लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। तो चार्ज मूव्स विद वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड, यानी वेरिएबल स्पीड कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, यानी इसमें जो ऊपर वाला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज का अध्ययन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड चार्ज, जबकि यहां पर जब स्पीड वेरी करेगा, जब स्पीड वेलोसिटी चेंज करेगा, तो वहां पर क्या होगा बेटा, एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, एक्सेलरेटेड चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज इज द मेन सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, EMW, यानी कि जब चार्ज क्या करेगा, अपनी शैतानी हरकत दिखाएगा, जब अपने शैतानी आत्मा का विकास करेगा, तो वहां पर क्या होगा बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज होगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज को ही हम लोग कहते हैं कि चार्ज बौरा जाता है, चार्ज आवारा हो जाता है। तो ये बच्चों आवारा चार्ज होता है, और इस आवारा चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अध्ययन करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इज द स्टडी ऑफ आवारा चार्ज। हाँ, आवारा खराब नहीं होता है। लाइट की स्टडी कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करता है आपका ये जनरेटर फर्नेटर, तो ये खराब नहीं होता बेटा, खराब नहीं मानना है, इस दुनिया में कोई भी चीज खराब नहीं होती है। घर में बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, आपको देखने की जरूरत है, आपकी थिंकिंग सही होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज। हमने बोला आवारा, घूमना यदि आवारों का लक्षण प्रकांड है तो सागर ये कहता है आवारा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया, ओके। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। अब इसके बाद थोड़ा सा बस हम बता दें कि अगर v की वैल्यू क्या होगी बेटा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा तो यहां पर एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो सीधी सी बात है उसमें क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगा ही,
मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ रेडिएशन भी निकलेगा। रेडिएशंस, यस, उसी रेडिएशंस की बात कर रहे हैं जिसमें बार बार साइंटिस्ट हमको डरवाते हैं। डरवाते क्या है, वो सत्य भी है। पराबैंगनी किरणें, वो रेडिएशंस के माध्यम से जो आकाश से, अंतरिक्ष से भिन्न भिन्न प्रकार के रेडिएशंस आते हैं, कॉस्मिक रेज, उसी रेडिएशंस की मैं बात कर रहा हूं। 6 अगस्त सन 1945 और 9 अगस्त सन 1945 को जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम का क्या किया गया था, धमाका किया गया था। एनोला गे ने 6000 मीटर की ऊंचाई से गिराया था। उसमें 60 ग्राम यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रयोग किया गया था। आज भी वहां के बच्चे लूल्हे, लंगड़े और अपंग पैदा होते हैं, सिर्फ उसका एक कारण है रेडिएशन दूरगामी प्रभाव। रेडिएशन दूरगामी प्रभाव के कारण। ओके, तो बेटा ये रेडिएशन भी क्रिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो यहां पर आप समझिए, ये सारी चीजें आप अध्ययन कीजिए, ठीक है। दिस इज एनफ फॉर टुडे, और फिर मिलेंगे इसी मूवमेंट का, इसी गति के साथ अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्रेम और स्नेह देते रहें, ताकि हम उत्साहवर्धन तरीके से आपको वीडियो आपके यहां तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।